नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे जयपुर से। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने विपक्ष के जातिवादी आरोपों का पलटवार करते हुए कहा है कि आपको बताते चले कि बीजेपी जातिवादी राजनीति नहीं करती है। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी ने सेवक के सेवा भाव को केंद्रित कर टिकटों का बंटवारा किया जाता है और ऐसे में बीजेपी पर जातिवाद का आरोप निराधार और बेबुनियाद है। राठौर ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक पार्टी है और हम सभी कार्यकर्ताओं का एक ही परिवार भारतीय जनता पार्टी है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत के बयान का पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने किसी भी जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद नहीं किया है, बल्कि जनता से जुड़ी योजनाओं को सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी योजनाओं को बंद करने की सोच नहीं रखती है, लेकिन अब पिछली सरकार की तुष्टीकरण को बढ़ावा देने वाली नीति पर तो विचार करना जरूरी था। और इसी के साथ ही मदन राठौर ने कहा कि बीजेपी उपचुनाव को लेकर गंभीर है और सब एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव के दौरान टिकट मांगने का सबको अधिकार है और जब टिकट नहीं मिलता है तो उम्मीदवार को निराशा अवश्य होती है, लेकिन बीजेपी में टिकट का उम्मीदवार भी कमल के लिए एकजुट होकर काम करता है। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने अखिल राजस्थान प्रबोधन संघ की ओर से आयोजित जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन 2024 में सम्मिलित होकर प्रबुद्ध जनों से संवाद किया। कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने सभी से भेंट कर दीप पर्व की बधाई दी है और इसी के साथ साथ शुभकामनाएं दी है। कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणादायी मार्गदर्शन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कारण रोजगार परक शिक्षा प्राप्त करना, कौशल विकास, साक्षरता और अनेक पहलुओं को बल मिला है। शिक्षकों को अंदर भी ताकत होती है कि वो पूरी पीढ़ी का निर्माण कर सकते हैं और देश के निर्माण में शिक्षकों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। नई शिक्षा नीति से बाद में डेवलपमेंट पर सरकार का मुख्य बड़ा फोकस है और ऐसे में शिक्षा के साथ साथ कैसे लोगों को इसके लिए बनाया जाए योग्य शिक्षा नीति में, क्यों इसका परिवर्तन कैसे किया जाए और साथ ही शिक्षकों को नई शिक्षा नीति के अनुरूप कैसे पंक्तिबद्ध किया जाए, इस पर भी लगातार सरकार काम करती हुई नजर आ रही है। और वहीं बानसूर वृत्ताधिकारी कार्यालय में सीएलजी सदस्यों और व्यापारियों की बैठक कोटपुतली के वृत्ताधिकारी और बानसूर के कार्यवाह सीईओ राजेंद्र बोरगढ़ और बानसूर थाना प्रभारी सुरेंद्र मलिक ने की है। सीईओ ने बैठक के दौरान कहा कि पटाखों की दुकानों पर ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है और बिना लाइसेंस पटाखे बेचने पर कार्रवाई की जाएगी। बाजार में गश्त बढ़ाई जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस पूरी तरह चाक चौबंद रहेगी। वहीं उन्होंने दुकानदारों से अपील करते हुए कहा है कि सामान रोड और फुटपाथ पर न रखें जिससे जाम की व्यवस्था नहीं हो और इस दौरान सीएलजी सदस्य और व्यापारी मौजूद रहे। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां दीपावली पर्व को लेकर लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर है और इसी के साथ साथ ये हिदायत दी जा रही है कि दिवाली के लिए जो भी पटाखे की बिक्री करनी है उसको सड़क पर न रखें जिससे कि जाम की समस्या न हो और इसके लिए लगातार पुलिस प्रशासन सजगता के साथ काम करती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ साथ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां दिवाली पर्व को लेकर लगातार पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और इस बीच दुकानदारों को भी समझाइश दी जा रही है कि जो दुकानें वो लगाते हैं वो सड़कों पर न लगाए जिससे कि जाम का झाम न हो और जाम के झाम से लोगों को राहत मिले, जिसके लिए लगातार पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर अब नजर आ रही है। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार पुलिस प्रशासन अब अलर्ट मोड पे नजर आ रही है। दिवाली के त्यौहार के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद है और वहीं अब भारी पुलिस बल सड़कों पर भी उतर आया है जिसके बाद से गश्त करती हुई नजर आ रही है। आगामी दीपावली के पावन पर्व देखते हुए एसएचओ साहब बानसूर मेरे द्वारा यहाँ से मीटिंग ली जिसमें यहाँ के गणमान्य नागरिक और जो व्यापार वर्ग से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा ग्राम रक्षक, शेर सभी लोग बताए
और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई। हमने हमारी बातें उनको बता दी, चाहे फिक्स टिकट है, चाहे पैदल गश्त है, या जो जाब्ता लगेगा वो है। और इसके अतिरिक्त जो भी त्योहार को देखते हमारे तरफ जो भी सुरक्षा व्यवस्था दृष्टि जो भी कदम उठाने सारे वहाँ उठाए जाएंगे। उन्होंने भी कुछ अपनी बातें रखी, उन पर भी हमने मिलकर सहमति करके और जो चीज़ें बताई हैं उस हिसाब से बैरिकेडिंग करवाना है या जो व्यवस्था करवाने की व्यवस्था करवाना है। और दीपावली के त्यौहार के मद्देनजर राज्य सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम शुद्ध आहार मिलावट पर बार के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की जो है और से लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण आयुक्त इकबाल खान और खाद्य सुरक्षा अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा के निर्देशन में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉक्टर विजय सिंह फौजदार के खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल से सोमवार को प्रहलाद जाट जोड़ला की ढाड़ी के जो है यहां छापा मारा गया है, जहां पर प्रहलाद जाट मिल्क पाउडर में मिलावटी मावा बनाते हुए पाया गया। खाद्य सुरक्षा बल ने मावा और मिल्क पाउडर का नमूना लेकर शेष मिल्क पाउडर लगभग 125 किलोग्राम जब्त कर और सीज किया है। साथ ही मौके पर रखे मिल्क पाउडर के घोल लगभग 250 किलोग्राम और ऐसे में घोल से तैयार मावा लगभग 200 किलोग्राम को मौके पर ही नष्ट करवाया गया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार दिवाली के मद्देनजर तमाम खाद्य सामग्रियों की जांच की जा रही है और इसी के मद्देनजर देखिए मावा की भी जब्तीकरण की गई है और उसके बाद से अब इसे कार्रवाई करते हुए लगातार पुलिस नजर आ रही है, जहां पर शुद्ध आहार मिलावट पर बार के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग लगातार कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। और इसी कड़ी में खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण आयुक्त इकबाल खान और खाद्य सुरक्षा अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा के निर्देशन में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉक्टर विजय सिंह फौजदार के खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल ने सोमवार को प्रहलाद जाट जोड़ला की ढाड़ी की यहां छापा मारी है, जहां प्रहलाद जाट मिल्क पाउडर में मिलावटी मावा पाई गई है। और बांसवाड़ा शहर के कुशलबाग मैदान में दिवाली का पटाखा बाजार शुरू हो गया है। इस बार जिला प्रशासन ने 90 व्यापारियों को अस्थायी लाइसेंस दिए हैं। व्यापारियों ने अपनी दुकानों में भी लगाना शुरू कर दिया है। लोगों ने पटाखों की खरीदारी भी शुरू कर दी है। व्यापारियों की ओर से लोगों के बजट के हिसाब से 5 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक के पटाखे लाए गए हैं। इस दौरान व्यापारी मुकेश भावसार ने बताया कि पटाखा बाजार में आगजनी की बचने के लिए सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। कंट्रोल रूम बनाकर एक फायर ब्रिगेड को 24 घंटे तैनात किया गया है और इसके अलावा व्यवसायियों को हर प्रकार में रेत अग्निशमन यंत्र आदि रखने को प्रशासन ने निर्देश दिया है और इस बार दीपोत्सव 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक रहेगा। इससे पहले ही 27 अक्टूबर से पटाखा बाजार शुरू हो गया है। 9 दिन में 35 से 40 लाख रुपए का कारोबार होने का अनुमान है। ग्राहकों के लिए विशेष कॉम्बो मिलेंगे ताकि अलग अलग पटाखों को छांटने की जरूरत न पड़े। कॉम्बो में मिक्स पटाखे होने से ग्राहक उसे ज्यादा पसंद करते हैं। सारे पटाखे स्टेशन के लोगों ने यहाँ पे अपने प्रशासन के निर्देश अनुसार यहाँ कुशलबाग मैदान में दुकानें लगाई है। इस बार भी प्रशासन और नगर परिषद के सहयोग से पटाखा व्यापारी को जिला प्रशासन द्वारा लाइसेंस जारी कर दिए गए और नगर परिषद के भी सहयोग से हमको दुकानों की लाइनिंग करके और नॉर्म सीएम के अनुसार जो भी दुकान हमको अलर्ट कराई है, उन दुकानों में 5 फीट 10 फीट का जो गैप रख करके टीन शेड की दुकानें लगभग लोगों ने लगाई है और नगर परिषद और जिला प्रशासन का पूर्ण निर्देश अनुसार कुशलबाग मैदान में व्यापार लगभग सज धज के तैयार हो चुका है। बाजार कितनी दुकानें लगी? लगभग 80-90 दुकान लगने का अनुमान है। इस बार क्या रहेगा ये पटाखा व्यापार? हर बार दीपावली हमारे देश का सबसे बड़ा त्यौहार है। बड़े से लेके छोटे, बच्चे से लेके बड़े तक मनाते हैं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और निश्चित रूप से हर बार हर छोटे से छोटा व्यापारी और बड़े से बड़ा व्यापारी उम्मीद लेके बैठा हुआ है और उसको उम्मीद पर हमारे बांसवाड़ा शहर की जनता, देश की जनता, हम सब व्यापारी को सहयोग करती है और बहुत ही धूमधाम से बढ़िया चलता है व्यापार हमारा। और कालबोध की दृष्टि से राजस्थानी साहित्य को मौखिक और लिखित 2 अलग अलग रूपों में परिभाषित किया जाता है। इस दृष्टि से राजस्थानी मध्यकालीन गद्य विधाएं मौखिक साहित्य से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मध्यकालीन गद्य कहने की एक अनूठी कला रही है। राजस्थानी लोक साहित्य का ज्ञान शास्त्रीय ज्ञान से ज्यादा श्रेष्ठ और विशाल है। ये विचार कवि आलोचक प्रोफेसर अर्जुन देव चरण ने साहित्य अकादमी और नेहरू शारदा पीठ
पीजी महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को आयोजित मध्यकालीन राजस्थानी गद्य परंपरा विषयक एक दिवसीय राष्ट्रीय परिसंवाद में अध्यक्षीय उद्बोधन में व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि लोक साहित्य का सृजन सप्तऋषियों ने किया था और जिसे लोक ने जो है सहज रूप से स्वीकार किया, जो कि अपने आप में अद्भुत है। राष्ट्रीय परिसंवाद संयोजक डॉक्टर प्रशांत बिस्सा ने बताया कि उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि प्रतिष्ठित विद्वान डॉक्टर लक्ष्मीकांत व्यास थे। और दीपावली को लेकर प्रदेश भर में हर्षोल्लास का माहौल देखा जा रहा है। राजधानी में 5 दिवसीय दीपोत्सव को लेकर बाजार जो है भव्य सजावट की गई है और लक्ष्मी पूजन को लेकर पंडित ओमकार शर्मा ने कहा कि 1 नवंबर को दीपावली पूजन का शुभ मुहूर्त है। दीपावली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनने की तैयारियां शुरू हो गई है और इस बार दीपावली किस तरह से मनाएं, इसको लेकर हमने यहाँ के पंडित ज्योतिषाचार्यों से खास बातचीत की है। पहले तो मैं सभी आपके चैनल को, सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और खुशहाली की कामना करता हूँ। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी देश में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लोग कई 31 तारीख को लेकर के कन्फ्यूज में हैं, कोई 1 तारीख को लेकर के हैं, जो कि रियल में दीपावली अपने को 1 तारीख को ही मनाना है। 31 को लोग इसलिए कंफ्यूज में हैं कि 31 तारीख को 3:52 पे अमावस्या तिथि आ रही है। अपने ज्योतिष गणना के आधार पे इष्टकाल, अक्षांश, अंतर्दशा, महादशा, प्रत्यंतरदशा जितने भी कैलकुलेशन है वो सूर्य उदय पे डिपेंड करती है। सूर्य उदय का हम लोग टाइम लेते हैं, उसी से तिथि की गणना की जाती है। तो 1 तारीख को उदय तिथि के अंदर अमावस्या तिथि नहीं आ रही है। जो लोग 31 को मनाने के लिए सहमत हैं वो इसलिए हैं कि 31 को संपूर्ण रात्रि में अमावस्या तिथि आ रही है, लेकिन उस दिन जो नक्षत्र है वो चित्रा नक्षत्र आ रहा है। चित्रा नक्षत्र वर्जित है, पूजा के अंदर नहीं लेना चाहिए। दूसरे दिन जो तिथि आ रही है 1 तारीख को अमावस्या, वो उदय तिथि में आ रही है और प्रदोष काल तक, सायंकाल तक 6:17 तक अमावस्या तिथि है, जिसके अंदर अपने को वृक्ष लगन, स्थिर लगन भी मिल रहा है और सबसे सर्वश्रेष्ठ स्वाति नक्षत्र अपने को मिल रहा है। पूजा वैसे तो 5 दिवसीय कार्यक्रम शुरू हो जाता है धनतेरस से। धनवंतरी जयंती आयुर्वेदिक में दधीची ऋषि की धनवंतरी जयंती से कुबेर पूजा प्रारंभ हो जाती है। 30 तारीख को धनवंतरी जयंती रहेगी। 31 तारीख को रूप चतुर्दशी, जिसको नरक चतुर्दशी भी बोलते हैं, जिसमें यम का दीपदान भी होता है, यमराज की पूजा भी की जाती है। और 1 तारीख को दीपावली अपनी राशि के अनुसार भी कर सकते हैं, प्लस बिना राशि के अगर आप करना चाहें तो शुभ, लाभ और अमृत और चर, ये 4 चौगड़ियां जो है आप पेपर में या कैलेंडर में या मोबाइल में, आजकल तो मीडिया का जमाना है, फास्टैग बहुत ज्यादा हो गया, कहीं भी आप चौगड़ियां देख सकते हैं, उसके अनुरूप भी आप पूजा कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सायंकाल पहला लगन जो है वो मेष लगन आ रहा है, वो 4 पे प्रारंभ हो जाएगा, वहीं से पूजा की शुरुआत हो जाएगी। और उसके बाद में वृक्ष लगन आता है, फिर मिथुन लगन आता है, फिर कर्क लगन आता है, लास्ट में सिंह लगन आता है। अपने यहाँ 28 नक्षत्र होते हैं, उस नक्षत्रों के अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र जैसे मुख्य नक्षत्र माना गया है। और रामायण के अंदर जितने कांड हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ महत्व लोग सुंदरकांड को देते हैं। इसी तरह से 12 राशियों के अंदर सबसे श्रेष्ठ लगन सिंह लगन माना गया है। सिंह लगन जो है महालक्ष्मी का और विष्णु का प्रतीक माना गया है। रात्रि काल में महालक्ष्मी का विशेष आगमन होता है, चाहे व्यापार में हो, फैक्ट्री में हो, रेजिडेंस में हो, मध्यम वर्ग का आदमी हो, उद्योगपति हो, सामान्य वर्ग का हो, महालक्ष्मी की कृपा सब पे रहती है। ऐसा नहीं है कोई पैसे वाला ज्यादा तो ज्यादा रहेगी, महालक्ष्मी की और भगवान की कृपा सब पे सदैव रहती है। सिर्फ भाव पे ही डिपेंड करता है आदमी किस रूप से भगवान की आराधना करता है, कैसे भगवान को बुलाने का आह्वान करता है। तो सिंह लगन में जो लोग पूजा कर सकते हैं वो रात्रि को 1:03 पे सिंह लगन आता है और 3:03 तक रहेगा। इस दौरान सूर्य अस्त के साथ में आप दीपदान करें और
घर के द्वार के ऊपर दीपक वगैरह जलाएं, उसके बाद में भोजन बना करके माँ लक्ष्मी के भोग लगाएं, बाजार में इधर उधर घूमना सब करके रात्रि काल में सिंह लगन में अगर आप पूजा करें तो मेरा ये निवेदन है कि आपके दिन दोगुनी रात चौगुनी व्यापार में विशेष वृद्धि और संयोग बनेगा और माँ की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। पंडित ओंकार शर्मा, जयपुर से, वास्तु एवं ज्योतिष विशेषज्ञ। लास्ट में फिर मैं एक बार निवेदन करना चाहूँगा कि लगन और चौगुड़िया के अनुरूप ही सब पूजा करें और ईस्ट और नॉर्थ का जो कोना होता है, चाहे इस अपने घर के अंदर हो, चाहे फैक्ट्री में हो, चाहे फ्लैट में हो, वहाँ पर एक चौकी लगाएं, चौकी ऊपर लाल सफ़ेद वस्त्र लगाएं और एक नारियल पे पीला वस्त्र बांध करके गणेश जी और लक्ष्मी जी की जोड़े सहित प्रतिमा को वहाँ विराजमान करें। कमल गट्टे चढ़ाएं, हल्दी की गांठ चढ़ाएं, साबुत धनिया चढ़ाएं, ये सब चीज़ें रख करके सुपारी का गणेश जी मौली प्लेट करके रखें। परिवार के सहित सभी लोग बैठ करके लक्ष्मी और गणेश और भगवान विष्णु की आराधना करें, भगवान राम की आराधना करें और फिर लक्ष्मी माता की आरती करें। दूसरे दिन सुबह विसर्जन करें और गणेश जी लक्ष्मी जी की जो प्रतिमा है वो अपने कुबेर की अलमारी जो बनी होती है गोदरेज की, वेस्ट और साउथ के कोने में जो मास्टर बेडरूम में होती है वहाँ पे उसको विराजमान करें। और पूरे प्रदेशवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। परिवार में खुशहाली रहे सभी के और पूरे देश में खुशहाली और धन धान्य से परिपूर्ण है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राधे। और जयपुर जवाहर कला केंद्र की ओर से आयोजित 27वां लोक रंग महोत्सव अपने परवान पर है। महोत्सव के अंतर्गत लगे राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले और राष्ट्रीय लोक नृत्य समारोह में लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। वहीं भारत के विराट मनोरम सांस्कृतिक स्वरूप के साक्षात्कार कराने वाले लोक रंग महोत्सव का आज आखिरी दिन है। मध्यवर्ती में सोमवार को विशेष भारत मिलन प्रस्तुति होगी और जिससे सभी प्रदेशों से आए कलाकार एक साथ मंच पर आकर भारतीय संस्कृति के वैभव को साकार करेंगे। इसी के साथ ही म्यूजिक, सिम्फनी, निर्दर्शी लोक वाद्य यंत्रों की गूंज के साथ विशेष गूंज सुनने को मिलेगी। दीपमाला से जहां उत्साह की रोशनी फैलेगी, वहीं अंत में निकलने वाली शोभा यात्रा में देश की विविधता की मनोरम झांकी देखने को मिलेगी। कार्यक्रम की शुरुआत शेखावटी से आए कलाकारों ने मशक वादन के साथ की और जोगी नृत्य में यलम्मा देवी की आराधना करते हुए कलाकारों ने भक्ति और समर्पण का सुंदर प्रदर्शन किया। और बीकानेर में जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि के निर्देशानुसार कृषि विभाग की ओर से रविवार को बड़ी कार्रवाई की गई है। संयुक्त निदेशक कैलाश चौधरी के नेतृत्व में सहायक निदेशक भैराराम गोदारा, सुभाष बिश्नोई, महेंद्र प्रताप, ओम प्रकाश सहित कृषि विभागीय टीम ने मयूर विहार कॉलोनी में अवैध गोदाम से नकली डीएपी और अन्य के 305 कट्टों का जखीरा बरामद किया है और अवैध रूप से संचालित हो रहे गोदाम में इनके साथ मोला सेज पोटाश के 50 बैग, सागरिका के 3 बैग और 1900 खाली बैग के साथ 2 सिलाई मशीन से पैकेज करते 10 श्रमिकों को पकड़ा है। यह अवैध गोदाम प्लॉट बी 53 दयाल दान मकान मालिक के नाम से है। इसे किराए पर निकित लांबा हमीराबाद झुंझुनू को दिया गया है, जहां पर लांबा की ओर से नकली डीएपी और अन्य सामग्री का अवैध भंडारण और पैकेजिंग कार्य किया जा रहा था। श्रमिक परविंद्र ने बताया कि कार्रवाई के दौरान अजय नाम का व्यक्ति मौके से भाग निकला। मौके पर बरामद नकली डीएपी और अन्य के कट्टे टीम की तरफ से सीज किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 1900 थैले मौके से खाली भी बरामद हुए हैं। और राजगढ़ अलवर सड़क मार्ग के मध्य स्थित सैनी पेट्रोल पंप के पास लोहा व्यापारी पर फायरिंग करने के मामले में खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बताते चले ग्रामीण एएसपी डॉक्टर प्रियंका यदुवंशी ने बताया कि 24 अक्टूबर को राजगढ़ कस्बा निवासी लोहा व्यापारी हरिशंकर गुप्ता मोनपुर लोहा गोदाम में से राजगढ़ आ रहे थे, जिसको अज्ञात बदमाश ने कार से पीछा कर टायर में गोली मारकर गाड़ी आगे लगवाकर रुकवाई है। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम गठित की है। गठित टीम ने कार्रवाई करते हुए तकनीकी सहायता से घटना से खुलासा करते हुए वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य सरगना दौसा जिले के महवा थाने का हिस्ट्री शीटर भगवान सहाय उर्फ काडू को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ विभिन्न थानों में कुल 26 मामले दर्ज है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। जो लोहा व्यापारी हैं उनके अपने गोदाम से घर जाते वक्त उनके साथ लूट भी हुई थी और उस पर फायरिंग की घटना भी हुई थी।
तो उसी के अंदर पुलिस की विभिन्न टीमों ने कार्रवाई करते हुए उसका जो मुख्य आरोपी है भगवान साहे उर्फ कारू, उसको गिरफ्तार किया है। ये महुआ थाने का हिस्ट्री शीटर है और अब तक इसके अगेंस्ट 26 मुकदमे जो हैं वो पंजीबद्ध किए जा चुके हैं, जिनमें से अधिकांश मुकदमे जो हैं वो लूट, चोरी और इन्हीं धाराओं के हैं। इसके अंदर जो पुलिस ने टीमें बनाई थी उनके अंदर से उसका विवरण हम आपको बाद में दे देंगे, पर विशेष तौर पे महुआ एसएचओ राजगढ़, इसके अलावा संदीप जो साइबर के अंदर है, और कोठी नारायणपुर के जो पुलिस स्टाफ है रमेश जी और इनका महती भूमिका रही है, जिन्होंने कि इसको डिसिफर करने में हमारी मदद की है। और कितना खुलासा हुआ है कि अभी तो पूछताछ जारी है और उसके हिसाब से फिर जो भी चीज सामने आएगी उसके अंदर से उसी के हिसाब से कार्रवाई। और बानसूर के हरसौरा थाना पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए फायर आर्म्स और चालानशुदा अपराधियों और सोशल मीडिया पर अपराधियों फॉलो करने के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी दौरान फायर आर्म्स में चालानशुदा 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं सोशल मीडिया पर अपराधियों को फॉलो करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें विक्रम गुर्जर, शुभ राम गुर्जर, रविंद्र मेघवाल, नरेश गुर्जर सहित अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और भरतपुर जिले में थाना बयाना क्षेत्र के दमदमा गांव के एक परिवार पर 1 सप्ताह पहले फायरिंग कर जानलेवा हमला करने के मामलों में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों देवेंद्र सिंह उर्फ देवा निवासी उमरैज थाना वेर और नेत्रपाल जाट निवासी नगला बीजा थाना उज्जैन को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में एक आरोपी को अजित गुर्जर निवासी तुर्तीपुरा थाना गढ़ी बाजना को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। एसपी मृदुल कच्छावा ने बताया कि घटना के संबंध में 17 अक्टूबर को शिवहरी गुर्जर ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि देर रात देवेंद्र उर्फ देवा नेत्रपाल जाट और अजित गुर्जर अवैध हथियार लेकर उसके घर आए और जान से मारने की नीयत से करीब 20 फायर किए। इस दौरान उसने और उसके परिवार ने किसी तरह छिपकर अपनी जान बचाई। पड़ोसियों के जाने पर आरोपी अपनी मोटरसाइकिलों से भाग गए। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। और राजगढ़ बांदीकुई सड़क मार्ग के मध्य स्थित गोट गांव में एक खेत में करीब 12 फीट अजगर मिलने से सनसनी फैल गई है। अजगर को देखने के लिए ग्रामीण एकत्रित हो गए हैं। सूचना पर रेस्क्यू टीम के सदस्य जुगनू तंबोली मौके पर पहुंचे। जुगनू तंबोली ने बताया कि ग्रामीणों ने सूचना दी है कि गोट गांव में जीतू मीना के खेत में अजगर है, जिसकी सूचना पर गए और करीब आधे घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद अजगर को रेस्क्यू कर देर रात्रि वन विभाग को सौंप दिया गया। उन्होंने बताया है कि रेस्क्यू किए अजगर को राजगढ़ मचाड़ी सड़क मार्ग स्थित लवकुश वाटिका में छोड़ दिया गया। मेरे पास जीतू मीना का फोन आया था। हाँ। कि भाई यहाँ पे वो अजगर निकला हुआ है। हाँ। उसमें एक गोट गाँव है राजगढ़ ये परी। हाँ। तो रात को हम वहाँ पहुंचे। राजगढ़ वो सांप को रेस्क्यू करके और उसको हमने फॉरेस्ट विभाग को दे दिया था। फिर सुबह उसको लेकर के हमने लवकुश वाटिका से। कितने फुट का तकरीबन? ये तो तकरीबन 12 से 13 फुट है। वजन इसका 35 से 40 किलो। उससे कोई चोट वगैरह थोड़ी थी? नहीं, कोई चोट नहीं थी। हल्की फुल्की चोट तो। और बीकानेर जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने शनिवार को नोखा के अड़खीसर में जनसुनवाई की और विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि ब्लॉक स्तरीय अधिकारी ग्रामीणों की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करें, ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे करते हुए विकास कार्यों की गुणवत्ता देखें, योजनाओं को प्रचारित करें और पात्र लाभार्थी तक इनकी पहुंच बनाएं। इस दौरान ग्रामीणों ने पानी, बिजली, सड़क दुरुस्तीकरण, अतिक्रमण हटाने जैसी समस्या जिला कलेक्टर के समक्ष रखी। जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए कहा। ग्रामीणों ने गांव में ई-लाइब्रेरी बनाने की मांग रखी है। साथ ही पंचायत समिति को इस संबंध में कार्रवाई के लिए निर्देश किया है। उन्होंने अनखिसर में
उप स्वास्थ्य केंद्र, GSS आंगनबाड़ी केंद्र और पशु उप स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए जमीन चिन्हित करने और आवंटन की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।